कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वहीं जस्ट उनके सामने वाले चेयर पर दच बैठा हुआ था। आरोही ये देखकर थोड़ा हैरान हुई। वो सोचने लगी कि यहाँ तो डैड को बैठना चाहिए, पर वो नहीं बोली। दादाजी मुस्कुराकर बोले, सभी अपना लंच स्टार्ट करो। फिर सभी मुस्कुराते हुए लंच स्टार्ट कर दिए। तभी अचानक वहां पर आवाज आई कि आज आप लोग फिर से मुझे भूल गए ना। तो सभी उस आवाज को सुनकर डोर की तरफ देखने लगे। जब सभी लोग सामने देखे तो वहां पर तुषार खड़ा था। तो सभी उसे देखकर मुस्कुराए। तभी वो आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया और दच के पास जाकर बैठ गया। दच ने उसे देखा तो वो अपना मुंह बना लिया। वहीं उसका दोस्त उसकी तरफ मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ, मुझे देखकर सांप क्यों सूंघ जाता है। तभी दच बोला, भला मुझे तुझे देखकर सांप क्यों सूंघने लगा। तू खुद को देख, मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ बैठा हूँ और मैं तुझ पर क्यों ध्यान दूंगा। जिस पर तुषार दच को देख मुस्कुराने लगा। तभी वो दच को इग्नोर कर दच के बगल में बैठी आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते ही बोला, और भाभी कैसी हैं आप। आरोही भी मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो भैया। जिस पर तुषार बोला, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बस मुझे आपकी याद आ रही थी तो सोचा चलकर आपसे मिल लूं। ये सुनते ही आरोही हंसने लगी और बाकी घर वाले भी हंस रहे थे। वहीं दस था कि जल कुकड़े की तरह उसे घूर रहा था। जैसे लग रहा था कि वो अभी ही अपने दोस्त को कच्चा चबा जाएगा और मन ही मन बोला, कर ले बेटा कर ले, तुझे यहाँ से रसिया ना भेज दिया तो मेरा नाम दच खन्ना नहीं। वहीं दच के चेहरे का भाव देख तुषार सब कुछ समझ गया। वो जल्दी से खुद को संभाल कर नॉर्मल होते हुए खुद से बोला, अरे बेटा संभल जा, वरना इस जल कुकड़े का कोई भरोसा नहीं। क्या पता ये तुझे उठाकर रसिया ना फेंक दे। इससे पहले कि इसका मूड खराब हो, जल्दी से तू अपना लंच कर ले। वो जल्दी जल्दी लंच करने लगा और बाकी घर वाले भी मुस्कुराकर लंच कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी लंच करके हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं दच और उसका फ्रेंड दोनों ही स्टडी रूम में चले गए थे, क्योंकि उन्हें किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन करना था और उसके डैड भी स्टडी रूम में उन दोनों के डिस्कशन में साथ दे रहे थे। आरोही और सभी घर वाले हॉल में बैठे मस्ती कर रहे थे। तभी आरोही का मोबाइल बजा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पर कई बार मोबाइल बजने के कारण पंखुड़ी ने उसके मोबाइल को देखकर आरोही से कहा, भाभी आपका फ़ोन आ रहा है। आरोही जिसने अपना फ़ोन साइलेंट रखा था, जिस कारण उसका फ़ोन पर ध्यान नहीं गया था, वो तुरंत मोबाइल निकाल कर देखी तो उस पर उसकी फ्रेंड जिया का कॉल था। उसे जिया का कॉल देखकर गुस्सा आया और वो कॉल उठा ली, पर कुछ बोली नहीं। तभी दूसरी तरफ से जिया की आवाज़ आई, हे आरोही सुन तो। जिस पर आरोही गुस्से से बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे अब मेरी याद आ रही है, इतने दिनों से तू क्या कर रही थी, तुझे पता भी है। जिस पर जिया बोली, सॉरी 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 यार, मैं तुझे बता नहीं पाई, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। वहीं आरोही बोली, तू कब से मुझसे छुपाने लगी, चल बता मुझे कौन सी बात थी। जिस पर जिया कुछ सोचते हुए मन ही मन खुद से बोली, नहीं नहीं, मैं ये बात आरोही को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। फिर तुरंत खुद को कंट्रोल कर बोली, सॉरी आरोही, तू तो जानती है ना, ऐसे ही मैं तो बस लफंडरगिरी करती रहती हूँ। तू साथ रहती थी तो तुझ तू मुझे हैंडल कर लेती थी, पर मैंने एक लफड़ा कर दिया है, जिस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया। अब मैं वापस आ गई हूँ। चल तू बता, मैं आज ऑफिस गई थी तो पता चला कि तू ऑफिस छोड़ गई है। तुझसे मिलने वाली थी, तो तू बता, मुझे तुमसे अभी मिलना है। जिस पर आरोही बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना है और ना ही तुझसे मिलना है, समझी। ये कहकर आरोही गुस्से से कॉल कट कर देती। तभी जिया दूसरी तरफ से मन में बोली, ओफ ओ, लगता है काफी गुस्सा हो गई है। नहीं नहीं, मुझे इसे मनाना होगा। ये कहते हुए वापस से उसे कॉल की, लेकिन आरोही ने उसका कॉल कट कर दिया। ये देखकर जिया खुद से बोली, मैं भी देखती हूँ तू मुझसे कब तक नाराज रहती। ये कहकर वो फिर से आरोही को कॉल करने लगी। बार बार कॉल आ रहा था, पर आरोही कॉल देखते हुए भी मोबाइल नहीं उठाती है। वहीं उसके बगल में बैठी हुई पंखुड़ी आरोही के रिएक्शन को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। वो मन ही मन बोली, लगता है भाभी का उनकी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है। कई बार कॉल आने पर पंखुड़ी आरोही की तरफ देखकर बोली, भाभी आप बात तो कर लीजिए, लगता है आपकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब आरोही बोली, वो ऐसी है ही है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। वो मुझे छोड़कर चली गई थी, अब उसे मुझसे बात करनी है, लेकिन मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। ये कहते वो मोबाइल एक साइड रख दी। तभी पंखुड़ी ने उस कॉल को पिक कर लिया और जैसे ही कुछ बोलती है,
दूसरी तरफ से जिया की आवाज़ आई, सॉरी 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 आरोही यार, प्लीज़ कट मत करना, मेरी बात तो सुन ले प्लीज़ प्लीज़। तभी पंखुड़ी धीरे से बोली, भाभी नहीं है, भाभी तो अपना फ़ोन सोफे पर रख कर दूसरी तरफ चली गई हैं। जिस पर जिया थोड़ा सक पका कर बोली, जी आप कौन? तब पंखुड़ी बोली, मैं उनकी ननद, आपके जीजू मेरे भैया हैं। जिस पर जिया बोली, ओह अच्छा। फिर दोनों में कुछ देर तक बातें हुई। कुछ देर तक बातें करने के बाद जिया ने पंखुड़ी से कुछ पूछा, जिस पर पंखुड़ी ने बताया और उन दोनों ने कॉल कट कर दिया। वहीं आरोही गुस्से से अपने रूम में आ गई थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसने अपना फ़ोन वहीं हॉल में ही छोड़ दिया है। वो गुस्से से रूम में आकर इधर उधर बड़बड़ाती हुई खुद से बोली, अपने आप को समझती क्या है जिया की बच्ची, मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। कहते हुए कुछ देर तक बड़बड़ाई, फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। धीरे धीरे शाम हो गया था। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवाओं से उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके खुले हुए बाल हवा में लहराते, उसके साड़ी के पल्लू उड़ रहे थे जिसे वो बार बार संभाल रही थी। ये सब करते हुए वो बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। वहीं बालकनी की डोर पर खड़ा दत्त कब से आरोही की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो वो धीरे से चलकर आरोही के पास गया और पीछे से उसके कमर में अपने हाथ डाल अपने चिन को उसके कंधे पर रखते हुए बोला, क्या सोच रही वाइफी? तभी आरोही, जो कि अभी अपने सोच में गुम थी, दत्त की गर्म बाहें अपनी कमर पर महसूस हुई तो उसे एक अलग से सुकून का एहसास हुआ। वो मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, कुछ नहीं। तभी दत्त उससे बातें करते हुए धीमे से उसके कंधे पर अपने होठ फिराने लगा और बोला, कुछ तो सोच रही हो वाइफी, जरूर तुम मेरे बारे में सोच रही हो, एम आई राइट? आरोही ये सुनकर मन ही मन मुस्काई और धीरे से बोली, आप में ऐसी चीज क्या है जो मैं आपको याद करूं? ये कहते हुए आरोही बड़ी ही अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए आगे जाने लगी। ये देखकर दक्ष तुरंत उसको कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया और अपने करीब खींचते हुए बोला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि मुझ में ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझे याद करो। अब भाई मुझ में एक चीज हो तो ना तुम मुझे याद करोगी? मेरे में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कूट कूट कर भरी हुई है, क्यों आईफी? आरोही ये सुनकर दच की नोच पर टैप करते हुए बोले, कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफ नहीं किए जा रहे हो, जब देखो तब मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। ये कहकर वो दच को धक्का देकर रूम में चली जाती है। दच तुरंत आगे बढ़ा और आरोही के साड़ी के पल्लू को पीछे से पकड़ लिया। ये होते ही आरोही हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। इससे पहले कि आरोही कुछ कहती, दत्त उसके साड़ी के पल्लू को पकड़कर तेजी से खींच लिया, जिससे आरोही किसी सूखे पत्ते की तरह उसके बाहों में उलझ कर रह गई। आरोही इस वक्त दत्त की बाहों में जकड़ी हुई थी और दत्त उसके होठों की तरफ अपनी प्यासी नजरों से देख रहा था। आरोही जब उसकी नजरों का पीछा करती है तो वो समझ जाती है कि दत्त क्या कर रहा है। वो हल्की नाराजगी से उसके सीने पर मारती बोली, ठरकी कहेगी, छोड़ी मुझे। जिस पर दत्त बोला, नो बेबी, अभी तो तुम हाथ में आई हो, इतना जल्दी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये कहते वो बिना वक्त गंवाए उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और तेजी से उसे सक करने लगा। आरोही, जिसके लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था, वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए दत्त की हरकतों को देख रही थी। वहीं दत्त था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। दत्त उसे वाल से लगाकर पुश करते हुए उसके होठों को बड़ी ही पैसेंटली किस कर रहा था। अभी दत्त आगे बढ़ता कि उससे पहले की डोर पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर दत्त झुंझला गया। वहीं आरोही का भी ध्यान टूटा। वो भी धीरे धीरे दत्त की किस में मदहोश हो रही थी। वो तुरंत दत्त को खुद से दूर करने लगी, पर दत्त था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वापस से एक बार फिर से डोर नॉक हुआ। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आई, जिसे सुनकर दत्त और आरोही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। रूम के बाहर जिया और पंखुड़ी की आवाज़ सुनकर आरोही बिल्कुल हैरान रह गई और वही दत्त भी अजीब नज़रों से कभी आरोही की तरफ तो कभी डोर की तरफ देख रहा था, जो कि अभी लॉक था। आरोही जल्दी से दत्त को खुद से दूर कर डोर की तरफ जाने लगी। तभी दत्त उसके हाथ को पकड़कर एक झटके में खींचा और बोला, ऐसे कैसे वाइफी? जो काम मैं शुरू करता हूँ पूरा खत्म करके ही रहता हूँ। ये कहकर वो तुरंत आरोही के होठों पर अपने होठ रख उसे तेजी से किस किया और एक झटके में उसे छोड़ वॉशरूम चला गया। आरोही, जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खड़ी थी, दत्त वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई विंक करते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं आरोही जैसे ही दत्त की हरकतों को देखी तो मन में बोली, छिछोरे कहेंगे। ये बोलकर वो तुरंत सीधे डोर ओपन करने के लिए गई। जैसे ही डोर ओपन हुआ, सामने खड़ी जिया और पंखुड़ी को देखकर आरोही हैरान हुई। फिर जिया की तरफ देखकर थोड़ी नाराजगी से बोली, तू यहाँ कैसे? तभी जिया बोली, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? क्यों, तू इस तरह से बोल रही है? क्या अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही? पति मिल गया तो दोस्त को भूल गई?
दोस्त दोस्त न रहा। ये कहते हुए जिया एक्टिंग करने लगती है। वो नौटंकी करते हुए अपने हाथों को सिर पर रखकर पीटने लगी, जैसे कोई बहुत दुखी होकर रो रहा हो और दुख जता रही हूँ। उसे ऐसा करते देख आरोही को हंसी आ गई और वो बोली, ड्रामा क्यों, चल जल्दी से। फिर वो तीनों एक साथ नीचे आई, हॉल में बैठकर बातें करने लगी। पंखुड़ी जिया की हरकतें देख हंस रही थी। तभी वहीं पर तुषार भी आ गया और वो बैठकर बातें करने लगा। बातें करते हुए ही तुषार और जिया की दोस्ती हो गई। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहीं पंखुड़ी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था। तुषार तो कभी उससे ऐसे बातें भी नहीं करता था, और अभी जिया आई तो उसे कितने अच्छे से बातें कर रहा है। उसको बहुत दुख हो रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें नम होने लगी। तभी आरोही की नज़र पंखुड़ी पर गई, तो वो कुछ बोलती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, भाभी मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपनी नम आंखों से छिपाते हुए वो सीधे वहां से भागकर अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं तुषार अपनी तिरछी नजरों से पंखुड़ी को जाती हुई देख रहा था। वो समझ रहा था कि पंखुड़ी इस वक्त बहुत दुखी है। दुखी तो वो भी था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस से जिया और आरोही से बातें करने लगा। वहीं आरोही को पंखुड़ी का इस तरह से जाना खटक सा लग गया, पर वो कुछ बोली नहीं और वो बातें करने में लग गई। कुछ देर बाद दर्श भी वहां आया और बातें करने लग गया। बातें करते करते रात होने लगी। उसी समय रोहित भी वहां पर दर्श को एक इम्पोर्टेंट फाइल देने के लिए आया था। शाम के 7 बज रहे थे तो दर्श फाइल चेक करते हुए बोला, ठीक है, मैं इस पर अच्छे से डिटेल्स देखकर साइन कर लूंगा, तुम जाओ, कल टाइम पर आ जाना। रोहित बोला, यस सर। और ये कहकर वो जाने लगा। तभी आरोही रोहित को रोकते हुए बोली, रोहित जी, एक सेकंड सुनिए। आरोही के बोलते ही रोहित तुरंत रुक कर बोला, यस मैम, कहिए क्या बात है। आरोही बोली, वो मेरी फ्रेंड जिया को उसके फ्लैट पर छोड़ सकते हैं। जैसे ही रोहित और जिया ने आरोही की बात सुनी तो अजीब सा मुंह बनाकर एक दूसरे की तरफ देखे। जिया मुंह बनाते ही बोली, ओफो, रहने देना आरू, तू परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। जिस पर आरोही बोली, तू चुप कर, तू ज्यादा मत बोल, मैं जो बोल रही हूँ करने दे। और इतनी रात को कैसे जाएगी, इतनी रात हो गई है, तुझे एक भी टैक्सी नहीं मिलेगी। ये कहते हुए वो रोहित हिचकिचाते हुए हाँ में अपने सिर को हिलाया और बोला, ओके मैम, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। ये कहते हुए आगे गया। जिया रोहित को देखकर सरासा मुंह बना ली, फिर आरोही की तरफ देखी। आरोही मुस्कुराकर बोली, जा जल्दी से रेडी हो जा और फ्लैट पर पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना। फिर मुझसे दूर गई ना तो बहुत बुरा होगा। जिस पर जिया मन ही मन बोली, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मजबूरी में गई थी। मैं तुझे चाह कर भी नहीं बता सकती, क्योंकि तुझे अभी अभी जिंदगी में खुशियां मिली हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरी खुशी गम में बदल जाए। ये कहते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ आरोही के गले लगी और बोली, चल ठीक है, ज्यादा सेंटी मत हो। ये कहकर वो आरोही को बाय बोलकर पैलेस से बाहर आ गई। पैलेस के बाहर आते ही उसे रोहित मिल गया, जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। जैसे ही वो जिया को देखा तो वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। वो मुंह बनाते हुए रोहित को देखकर कोसने लगी और बोली, ये सड़ू ही रह गया था, इससे अच्छा तो मैं मेरी न्यू फ्रेंड तुषार को ही भेज देती। तुझे यही मिला था भेजने के लिए, चंपू कहेगा। ये कहते हुए वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। जिया के बैठते रोहित तुरंत अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। जिया बिना कुछ बोले विंडो के बाहर देखती रही। कुछ देर तक कार में बहुत शांति थी। रोहित को ये बात खटक रही थी कि जिया जैसी लड़की जो हर समय बकबक करती है, वो आज कैसे इतनी चुप है। वो सोच रहा था कि आखिर ये इतनी चुप क्यों है। चुप हो या बोले, इससे मुझे क्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए वो अपने कंधे को उचकाए वापस से ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर में जिया का फ्लैट आ गया और रोहित ने कार रोका। जिया बिना रोहित की तरफ देखे कार का डोर ओपन कर फ्लैट की तरफ चली गई। जिया को इस तरह से जाते देख रोहित मुंह बनाकर बोला कि लड़की मुझे थैंक यू भी नहीं बोल सकती। पिछली बार मिली थी तो मेरे सर में दर्द करा दी थी, और इस बार तो बिल्कुल चुप थी। खैर मुझे क्या, इसे कुछ भी हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे इससे क्या, बस एक थैंक यू ही बोल देती। ना जाने थैंक यू बोलने में इसका क्या जा रहा है। ये कहते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम का डोर लॉक कर बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तुषार और जिया हंस हंस कर बातें करना याद आ रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वो मन ही मन खुद से बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। शायद आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैं आपके लिए बनी ही नहीं हूँ। आपने सही कहा था कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। अब मैं भी आपके पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि मैं खुद को कमजोर नहीं बना सकती।
मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा और आपकी लाइफ से दूर जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी भी आपके बीच आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये कहते हुए पंखड़ी खुद को मजबूत बनाती है और आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। फिर कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है और बेड पर आकर लेट जाती है। जैसे ही वो लेटती है तो उसकी आंखें लग जाती हैं। आरोही अपने रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है और वापस आकर बालकनी में चली जाती है। अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए सब अपने अपने रूम में थे। आरोही भी अपने रूम में बालकनी में खड़ी होकर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। उसी समय दक्ष भी रूम में आया, जहां आरोही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसके ख्यालों में इस वक्त पंखुड़ी चल रही थी। उसे समझ आ रहा था कि पंखुड़ी उदास दिखाई दे रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि दक्ष उसके पीछे से पकड़कर अपने चिन को कंधे पर रखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? जैसे ही दक्ष की आवाज आरोही के कानों में पड़ी, वो अपनी सोच से बाहर आई और दक्ष से बोली, कुछ नहीं। तभी दत्त झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में बोला, वाइपी, जो रह गया है उसे कंटिन्यू किया जाए। आरोही ये सुनकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी किए दत्त को घूर कर देखने लगी और बोली, क्या रह गया है मिस्टर? कहते हुए उसे धक्का दी। दत्त ऐसा होते ही आरोही की तरफ हैरानी से देखने लगा। तभी दत्त के कॉलर को पकड़कर कुछ ऐसा की जिससे दत्त की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। आरोही अचानक ही दत्त को पकड़कर अपनी तरफ खींची और एक झटके में उसके गालों पर तेजी से बाइट करके उससे दूर हुई। फिर वापस से बेड पर जाकर बैठ गई। वहीं दत्त आरोही को एकटक आंखें फाड़े देखे जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आरोही ने अभी किया, वो सोच भी नहीं सकता था कि आरोही कभी इतनी डेयरिंग भी हो सकती है। वो अपने गालों पर हाथ लगाए मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखा, जो बेड पर बड़ी स्टाइल से बैठी हुई थी। दत्त ये देख मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, दिस इज नॉट फेयर। तुमने जो आज किया है ना, तो उससे तुमने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया। अब तुम देखो ये शेर कैसे तुम पर हावी होता है। ये कहते हुए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा और उसको पकड़ने वाला था, तभी आरोही उससे दूर होकर दूसरी तरफ भागने लगी। दच उसको पीछे पीछे दौड़ा रहा था। आरोही भागते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और चिढ़ाती बोली, नो बे हबी, आज तुम मुझसे हारने वाले हो और आई एम फास्टर। ये सुनते ही दच बोला, ठीक है, देखते हैं कौन किसको पकड़ता है और कौन तेज भागता है। दच अपने कदमों को तेजी से बढ़ाता है और उसकी तरफ अपना हाथ करता है। आरोही झट से उसके हाथों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो कभी सोफे पर तो कभी बेड पर इधर उधर रूम में भाग रही थी और उसकी हंसी की गूंज रूम में चारों तरफ फैल रही थी। इस वक्त आरोही किसी छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी। उसे इस तरह से देखकर दच को भी अच्छा लग रहा था। दच को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो आरोही को खुलकर हंसते हुए देख रहा था। वो यही तो चाहता था कि उसकी वाइफ इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। दच उसे चिढ़ाने के लिए और भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर वो बोला, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सुबह तक तुम बेड से उठने के लायक नहीं रहोगे। आरोही उसे चिढ़ाते बोली, पहले हाथ लगा कर तो दिखाओ हबी। ये कहते हुए भागे जा रही थी। कुछ टाइम तक भागते हुए आरोही थक सी गई। दक्ष, जो कि जानबूझकर आरोही को इस तरह से परेशान कर रहा था, वो चाहता तो आरोही को 2 सेकंड में पकड़ सकता था, पर ये सब करते हुए आरोही बहुत क्यूट लग रही थी, जो दक्ष को कम दिखने को मिलता है। आरोही जब कुछ सेकंड में थक जाती है तो दक्ष एक झटके में उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाते हैं और सीधे बेड पर जा गिरते हैं। अब यह हाल था कि आरोही नीचे थी और दक्ष उसके ऊपर था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई थी। दक्ष की आंखों में इस वक्त एक अलग ही नशा था। दक्ष अपनी जुनूनी फितरत लिए आरोही की तरफ देखे जा रहा था। वहीं आरोही थी कि दक्ष की तपिश भरी नजरों को खुद पर महसूस कर अपनी पलकों को नीचे झुका लेती है। दक्ष मुस्कुराते हुए आरोही के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब तुम क्या करोगी वाइफी? अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। आरोही घबराते हुए धीरे से जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, तभी दक्ष उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है और उसके शब्द गले में ही रह जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगते हैं। आरोही भी उसकी किस में उसका साथ दे रही थी और दक्ष आरोही का साथ पाकर और भी ज्यादा पैशनेट हो गया था। दक्ष आरोही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर बेड पर ऊपर की तरफ उठा देता है और दूसरे हाथ से उसके पूरे शरीर पर हाथ फिराने लगता है। वो आरोही के होठों पर किस करने के साथ साथ हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था, जिससे आरोही की हल्की सिसकियां निकल रही थी तो उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। आरोही अपने एक हाथ बेडशीट को पकड़े हुई थी और दूसरा हाथ दक्ष के बालों में घूम रही थी। 20 मिनट के बाद जब दक्ष को ये महसूस हुआ कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने होठों को आरोही के होठों से आज़ाद कर लेता है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे आरोही की गर्दन और कॉलर बोन पर घूमने लगता है। वो उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे उसके गले और कॉलर बोन पर निशान बन रहे थे। दच धीरे धीरे पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। वहीं आरोही भी दच के प्यार में डूबने लगी थी। इस वक्त आरोही के हाथ दच के पीठ पर चल रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर एक दूसरे में उलझे पड़े थे। दोनों की ही सांसें एक दूसरे की सांसों में गूंज रही थी। उनकी सिसकियों और आहों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, जो उनके खूबसूरत प्यार को बयां कर रही थी। और पूरा रूम उनके प्यार की खुशबू से महक चुका था, जिसे देखकर साफ पता चला था कि आज उन दोनों का प्यार एक बार फिर से परवान चढ़ चुका है। जहाँ एक तरफ प्यार के फूल खिले हुए थे, वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में दुखी और बेजान सी पड़ी थी। वहीं तुषार भी दुखी होकर बेड पर लेटा हुआ था। वो चुपचाप सीलिंग की तरफ एक टक देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। वो चाहकर भी अपनी तकलीफ किसी और के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। पूरी रात सीलिंग की तरफ देखते हुए कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला, और पंखुड़ी भी अपने रूम में रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह आरोही की नींद खुली तो वो खुद को बेड पर अकेली पाई। एक नज़र वो खुद की तरफ देखी तो उसने इस वक्त दच की शर्ट पहन रखी थी। ये देखकर वो हल्का मुस्कुराई और धीरे से उठकर वाशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वाशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, तो वो सोचने लगी कि आखिर दच कहाँ गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग पर सभी बैठे हुए सिर्फ दच को छोड़कर। आरोही एक नज़र सबकी तरफ देखी तो वो तुरंत आकर दच की मॉम, डैड, दादाजी और दादी जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और मुस्कुराते हुए सबको गुड मॉर्निंग बोली। फिर वो इधर उधर दच को देखने लगी। तभी दच की मॉम बोली कि बेटा, दच तो सुबह ही चला गया, उसकी शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो और तुषार दोनों ही सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गए। आरोही मुस्कुराकर बोली ठीक है मम्मी जी। फिर वो जाकर सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी पंखुड़ी आरोही की तरफ देखकर बोली, भाभी, कल मेरे कॉलेज में एक पार्टी है जिस कारण मुझे एक ड्रेस खरीदनी है। क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगे? आरोही मुस्कुराते उसके गालों को छूकर बोली, क्यों नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर घर वालों से पूछकर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी, और दादाजी ने उनके साथ स्पेशल गार्ड्स को भी भेज दिए, क्योंकि उन्हें पंखुड़ी और आरोही दोनों के ही सेफ्टी का ध्यान रखना था। कुछ ही देर में दोनों ही एक बड़ी सी कार में बैठकर मॉल के लिए निकल गई। उनके पीछे और भी दो कार थी जो उनके प्रोटेक्शन के लिए तैनात की गई थी। उन सभी कार के आगे बढ़ते ही कुछ दूरी पर एक छुपी हुई कार जिसकी निगाहें उनके ऊपर थी, वो कार भी धीरे से उनके पीछे चलती। करीब आधे घंटे बाद वो कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुकी। फिर ड्राइवर ने जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन किया तो आरोही और पंखुड़ी बाहर आई और मुस्कुराते हुए एक नज़र शॉपिंग मॉल की तरफ देखी। फिर पंखुड़ी को लेकर मॉल के अंदर चली गई। शॉपिंग मॉल का मैनेजर पहले से ही जानता था कि आरोही दच की वाइफ है, और वैसे भी ये माल दच का ही है, इसलिए मैनेजर आरोही को पहले से ही देख चुका था। उसे ये भी पता था कि पंखुड़ी दच की बहन है। ये जानते हुए ही वो सबसे पहले उन्हें रिसीव करने के लिए डोर पर आता है। आरोही और पंखुड़ी को लेकर वोमेन सेक्शन में जाता है और नई नई ड्रेसेस दिखाने लगता है। वहीं कोई था जिसकी पैनी नजरें आरोही पर ही टिकी हुई थी। तभी उस आदमी का मोबाइल बजा और वो अपने कॉल पिक करते हुए बोला, जी मैम, मैं पहुंच गया हूँ। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उस आदमी ने अपने कोल्ड वॉइस में बोला, ओके मैम, काम हो जाएगा, आप बस पैसे रेडी रखना। ये कहकर आदमी कॉल कट कर दिया। पंखुड़ी और आरोही दोनों ही जाकर वहाँ बहुत सारी फैंसी ड्रेसेस को देखने लगती हैं। पंखुड़ी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो आरोही की तरफ देखकर बोली, भाभी, अगर आपको मेरे लिए कुछ अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताओ। आरोही अजीब सा मुंह बनाकर बोली, इस मामले में तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ। पिछली बार आई थी तो तुम्हारे भैया से कहकर ड्रेस चूज करवाए थे, पर कोई ना, मैं अपने लिए चूज नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए तो कर ही सकती हूँ। ये कहकर आरोही एक एक करके सभी ड्रेसेस को गौर से देखने लगी। तभी उनमें से एक ब्लैक कलर का गाउन निकाली जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो फुल लेंथ में स्लीवलेस वाले थे। उस गाउन को गले पर डिजाइन बना हुआ था और उसकी कमर से लेकर थाई तक स्लिट बना हुआ था, जिससे वो गाउन एक अलग ही लुक दे रहा था। उस गाउन को देखकर एक पल के लिए पंखुड़ी की नजरें वहीं पर ठहर गईं। वो बोली, वाह भाभी, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। आरोही मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स अच्छी है, तभी तो तुम्हारे भैया को चूज की। ये सुनकर पंखुड़ी भी हंसने लगी। फिर कुछ देर तक ऐसे ही दोनों और कुछ ड्रेसेस देखी और उसमें से कुछ ड्रेसेस लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। तभी दच का कॉल आरोही के मोबाइल पर आने लगा। आरोही पंखुड़ी की तरफ देखी जो मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराकर बोली, लगता है भैया आपको याद कर रहे हैं, वो एक मिनट भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं।
आरोही मुस्कुराने लगी और कॉल पिक की। फिर दूसरी तरफ से दच की मैग्नेटिक वॉइस आरोही के कानों में पड़ी तो कुछ देर के लिए आरोही शांत होकर उसकी आवाज़ में खो सी गई। तभी दच की आवाज़ आई, वाइफी क्या कर रही हो तुम? जिस पर आरोही बोली, मैं पंखुड़ी के साथ शॉपिंग के लिए आई हूँ। तब दच ने बोला, ओके अच्छे से शॉपिंग करो, और कोई गार्ड साथ लेकर आई हो कि नहीं? ये बात कहते हुए दच की आवाज़ में परेशानी के भाव समझ में आ रहे थे। आरोही तुरंत दच को शांत कराते बोली, ओहो आप परेशान मत हो, दादाजी ने पहले ही हमारे साथ गार्ड्स को भेज दिए, मैं और पंखुड़ी बिल्कुल सेफ है। डोंट वरी, दच बोला। ठीक है, तुम अपना और मेरी पंखों का ख्याल रखना। जिस पर आरोही बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसीलिए ही तो हूँ। ये बातें वो ताना देकर बोलती है, जिसे सुनकर दच मुस्कुराते बोला, तुम नहीं जानती, तुम दोनों में ही मेरी जान बसती है। अगर तुम मेरी धड़कन हो तो वो मेरी जान। तुम दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम दोनों ही अपना ख्याल रखना, और स्पेशली तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ का ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट है, किसी की भी बातों में बहुत ही आसानी से आ जाती है। आरोही ये सुनकर नाक फुलाती बोली, अच्छा तो मैं बेवकूफ़ हूँ, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस पर दस बोला, वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ही मत, पर तुम हो कि जब भी हाथ में आती हो तुरंत फुर हो जाती हो। आरोही ये सुनकर शर्माने लगी और बोली, ओ हेलो, ऐसा कब हुआ? दच बोला, हमेशा हर रात तुम ऐसा ही करती हो, बस कल की रात कुछ और ही थी। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए कल की रात की में खो सी गई और तुरंत उसके चेहरे पर लालिमा छाने लगी। वो तुरंत अपनी पलकों को झुका के पंखुड़ी की तरफ से दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोली, बदमाश, चलिए कॉल रखिए। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर देती है। वहीं दच आरोही की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। उसी समय तुषार केबिन में आता है और वो जैसे ही दच के होठों पर मुस्कान देखता है तो वो अपनी जगह पर सन्न रह जाता है। वो अपनी आंखों को बड़ी कर दच की तरफ देखने लगता है और मन ही मन में बोला, आज इस डेविल को क्या हो गया है? इसके होठों पर मुस्कान, जरूर कोई बात है, पता करना पड़ेगा। हो ना हो ये मुस्कान मेरी प्यारी भाभी के कारण ही आया होगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए दच के पास आया, फिर दच की तरफ देखकर बोला, क्या बात है यार, आजकल तू मुस्कुराने लगा है, आजकल तू बदल गया है। जिस पर दच अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और वापस से वो एरोगेंट में आ गया। फिर तुषार की तरफ देखकर अपने एरोगेंट अवतार में आकर उसे गुस्से से कोल्ड वॉइस से बोला, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद कर। तुषार दच की बात सुन अजीब सा मुंह बना लिया और मुंह बनाकर बोला, आ गया ना वापस से अपने डेविल अवतार में? दच कुछ नहीं बोला और फिर तुषार की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए बोला, तू अभी के अभी मॉल जा, क्योंकि तेरी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तुषार कंफ्यूजन भरी नजरों से दच की तरफ देखा और बोला, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं शॉपिंग मॉल क्यों जाऊं? मुझे शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। जिस पर दच बोला, नहीं तुझे जाना ही होगा, क्योंकि वहां पर पंखुड़ी और मेरी वाइफ दोनों ही अकेले हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाना जरूरी है। एक पल के लिए तुषार पंखुड़ी का नाम सुना तो वो इधर उधर नजरें घुमाने लगा और कोई बहाना ढूंढने लगा कि पंखुड़ी के पास ना जा सके। वो बहाना बनाते हुए बोला, नहीं मुझे अभी कुछ काम है, तू ऐसा कर तू ही चला जा। जिस पर दच उसकी तरफ देख अपनी आंखें दिखाकर गुस्से से बोला, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं भला क्यों नहीं जाता? आफ्टर ऑल अगर बात मेरी वाइफ की हो तो मैं उसके लिए टाइम निकाल लेता हूँ, पर अभी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं चाह कर भी नहीं जा सकता। तभी तो तुझे भेज रहा हूँ, और हाँ जल्दी जाना। ये कहकर वो उसकी तरफ देखा और वापस से अपनी इंपॉर्टेंट फाइल चेक करने लगा। तुषार अजीब सा मुंह बनाकर बोला, तू ना एक नंबर का डेविल है और डेविल ही रहेगा। ये कहकर वो पैर पटकते हुए केबिन से बाहर आ गया। वहीं दच अपनी भौं को उचकाकर तिरछी नजरों से तुषार को जाते हुए देखा और वापस से अपने लैपटॉप में काम करने लग गया। वहीं तुषार बाहर आकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है, एक ना एक दिन मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया और कार लेते हुए सीधे शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जिया एक जगह खड़ी दिखी और वो तुरंत कार एक झटके में रोका। जहाँ जिया टैक्सी के लिए कार कर रही थी, जहाँ कार को अपने सामने रुकते देखा तो उसे अजीब लगा। वो कार के अंदर की तरफ देखी तो तुषार उसे देखकर मुस्कुराते बोला, कहीं जाना है? जिस पर जिया मुस्कुराकर बोली, हाँ वो आरोही ने मुझे शॉपिंग मॉल में बुलाया था, पर ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, अब पक्का वो मुझे छोड़ेगी नहीं। जिस पर तुषार हंसते बोला, क्यों नहीं, चलो मैं भी वहीं चल रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा भाभी के पास। इस पर जिया मुस्कुराकर बोली, ओके। फिर वो खुशी से कार में आकर बैठ गई और दोनों ही आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में जब आरोही कॉल कट करके पंखुड़ी की तरफ देखी तो पंखुड़ी उसके लाल चेहरे को देखकर छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भाभी, ऐसा क्या कह दिया भैया ने कि आपका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है? जिस पर आरोही उसे मारती बोली, चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपके भैया ने। पंखुड़ी फिर बोली, बताओ ना भाभी, क्या कहा है भैया ने? वैसे भैया लगते तो नहीं है कि इतने ज़्यादा रोमांटिक होंगे। वो तो एक नंबर के सड़ू और एरोगेंट टाइप के हैं। जिस पर आरोही आंखें दिखाकर बोली, ऐसे नहीं बोलते हैं, तेरे भैया हैं। पंखुड़ी बोली, ओहो, मेरे भैया हैं या आपके सैया? ये सुनकर आरोही शर्माने लगी और पंखुड़ी को लगभग धकेलती बोली, चलो और भी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, मुझे तुम्हारे भैया के लिए कुछ खरीदना है। तब पंखुड़ी बोली, वाह क्या बात है, भैया के लिए शॉपिंग की जा रही है, जरूर कुछ बात है। आरोही उसे देखते हुए आंखें दिखाकर बोली, चुपचाप चल रही हो या मैं तुम्हें बताऊं? पंखुड़ी बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आ रही हूँ। वहीं वो दोनों मेंस सेक्शन में चली गई और वहां जाकर कुछ कपड़े देखने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, हे आरोही सुनना। जैसे आरोही पीछे मुड़कर देखी तो वहां पर जिया आ रही थी। वो उसे देखकर वहीं रुक गई और उसे अजीब तरह से घूरने लगी और पंखुड़ी की भी नजर जिया पर गई। तभी पंखुड़ी की नजर जिया के साथ आ रहे तुषार पर गई। दोनों को एक साथ देखकर पंखुड़ी एक बार फिर से उदास हो गई और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। तुषार ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसने कुछ नहीं बोला और वो जिया के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, भाभी देखिए, आपकी दोस्त को भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आरोही बोली, थैंक यू भैया, जो आप मेरे दोस्त को लेकर आए हैं। जिस पर तुषार बोला, थैंक यू से काम नहीं चलेगा भाभी, आपको मुझे ट्रीट भी देनी पड़ेगी। आरोही बोली, वो ट्रीट तो मैं आपको जरूर दूंगी, पहले इस जिया के बच्चे की खबर तो ले लूँ। ये कहते हुए वो जिया के पास जाकर उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, जिया की बच्ची, तू अभी आ रही है? मैं कब का तुझे बुलाई थी? जिया आरोही के हाथ से अपने कान को लगभग छुड़ाते बोली, अरे छोड़ दे मेरी माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं आ रही थी पर तू तो जानती है टैक्सी का वहीं सब स्ट्राइक चल रहा है। वो तो अच्छा हुआ मुझे तुषार जी दिख गए, वरना मैं अभी यहाँ भी नहीं आ पाती। आरोही जिया के कहने से तुरंत उसके कान छोड़ते हुए बोली, तू पहले ही बता देती तो हम तुम्हें आकर पिक कर लेते। जहाँ आरोही और जिया एक दूसरे से बातें कर रही थी वहीं तुषार और पंखुड़ी चुपचाप खड़े थे। तुषार जो पंखुड़ी को तिरछी नजरों से देख रहा था, वहीं पंखुड़ी अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर कर खड़ी थी क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त नम हो गई थी। वो अपने आंसुओं को तुषार से छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो पीछे की तरफ मुड़कर आंखों से बह रहे आंसुओं को झट से पोंछती। वहीं आरोही और जिया आपस में लड़े जा रही थी। अचानक ही आरोही जिया से बोली, चल अब ज़्यादा लेट मत कर, जल्दी से मेरी शॉपिंग करने में मदद कर। जिया बोली, वाह बेटा, तू खुद शॉपिंग कर रही है और मुझे बुलाएगी, ऐसे जैसे मेरी शॉपिंग करा रही है। आरोही उसे देखकर बोली, अरे चल तू भी कर लियो। ये देखकर दोनों तुषार और पंखुड़ी की तरफ देखी। पंखुड़ी जो दूसरी तरफ पीट करके खड़ी थी और तुषार भी अपनी नजरों को झुकाए हुए खड़ा था। ये सब देखकर आरोही और जिया दोनों को थोड़ा अजीब लगा। जिया अपने कंधे से आरोही के कंधे पर मारते हुए बोली, ये सब क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? आरोही उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया और बोली, मुझे भी ऐसा कुछ डाउट है। ये कहते हुए उन दोनों के पास आई और पंखुड़ी की तरफ देखकर बोली, पंखुड़ी चलो शॉपिंग करते हैं। पंखुड़ी वापस से अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलिए भाई के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस देख लीजिए। आरोही भी तुरंत आगे बढ़कर उसके साथ ड्रेस देखने लगी। पंखुड़ी और आरोही ड्रेस देख रही थी, वहीं जिया और तुषार आपस में बातें कर रही थी। जिया आरोही की भी रह रहकर हेल्प कर रही थी। फिर आरोही ने जिया के लिए भी कुछ शॉपिंग की। कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद तीनों ही थक गई थी। वहीं तुषार भी बैग लिए हुए थक गया था। हालांकि तुषार ने सिर्फ आरोही और जिया के बैग लिया था और पंखुड़ी ने अपना बैग खुद ली हुई थी। वैसे तुषार ने उससे भी उसका बैग मांगा था पर पंखुड़ी ने देने से साफ मना कर दिया था। ये सब बातें आरोही बड़े गौर से नोटिस कर रही थी पर कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रही थी। वो सोची उन दोनों से वो अकेले में बात करेगी, ये सोचकर वो कुछ बोली नहीं थी। सभी काफी थक गए थे तो आरोही के कहने पर वहीं मॉल के बैकयार्ड में बने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए क्योंकि चारों को भूख लग गई थी। वो टेबल पर बैठकर अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पंखुड़ी अब काफी चुप हो गई थी। उसे ऐसे देखकर आरोही को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि इससे पहले तो पंखुड़ी बहुत खुश थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी, पर तुषार के आने के बाद तो पंखुड़ी बहुत ही चुप चुप हो गई है। वो पंखुड़ी से बातें करती तो वो हंस हंस कर बातें कर रही थी पर ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। वहीं तुषार सिर्फ आरोही और जिया से बातें कर रहा था। पंखुड़ी को तो मानो इग्नोर कर दिया था। यही बातें पंखुड़ी को अंदर ही अंदर चुभ रही थी और वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल किए हुए बैठी थी। कुछ ही देर में चारों का ऑर्डर आ गया और वो सब मुस्कुराते हुए खाने लगे। कुछ देर में वो सब ऑर्डर खत्म कर तुषार बिल पे करके बाहर आया और बोला, चलिए मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। आरोही बोली, फालतू में आप परेशान हो गए भैया, आप नहीं आए होते तो भी हम चले आते।
जिस पर तुषार मुस्कुराकर बोला, भाभी अगर मैं नहीं आया होता तो आपकी फ्रेंड कैसे आती? बेचारी टैक्सी के लिए खड़ी रहती और मैं किसी खूबसूरत लड़की को उदास नहीं देख सकता ना। ये कहकर वो जिया की तरफ देखा। जिया मुस्कुराकर बोली, ओह वाओ, यू आर सो स्वीट। दोनों ही मुस्कुराकर हंसने लगे और एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। वहीं आरोही भी मुस्कुरा रही थी, पर पंखुड़ी को ये सब अच्छा नहीं लगा था। वो उन लोगों से थोड़ी दूरी पर चल रही थी। वे सभी बातें करते हुए मॉल से बाहर आए और रोड पर चलने लगे। तुषार अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। वो सभी साथ साथ चल रहे थे, पर पंखुड़ी थोड़ी दूरी पर थी, क्योंकि वो जिया और तुषार को एक साथ देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो पीछे थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके कदम जम से गए हों, और वो बड़ी मुश्किल से चलने की कोशिश कर रही थी। तुषार ने अपनी कार को दूसरी साइड पार्क किया हुआ था। वहीं आरोही के गार्ड्स भी कार पार्क करके खड़े थे। सभी रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी मॉल के पास खड़ा एक इंसान किसी को कॉल किया और बोला, वो मॉल से बाहर निकल गई है। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो इंसान बोला, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। दूसरी तरफ से कहा गया कि सबको उड़ा दो, किसी को भी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज किसी भी तरह तुम्हें अपने टारगेट को पूरा करना ही होगा। वो इंसान जल्द से जल्द आगे बढ़ा। हालांकि उसके होठों पर एक साथी मुस्कान थी। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो कितना सातिर और तेज है। चारों रोड पर आराम से चल रहे थे। तभी पंखुड़ी की नज़र सामने से आ रहे ट्रक पर गई। जो ट्रक बहुत ही तेजी से आरोही, जिया और तुषार की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो घबराने लगी और वो आवाज़ दी, पर किसी ने सुनी ही नहीं। तभी तुषार मुड़कर पीछे पंखुड़ी की तरफ देखा और जिया आरोही से बातें करते हुए आगे बढ़ गया। तभी वो ट्रक एक झटके में आगे आई। इससे पहले कि तुषार उस ट्रक के आगे आता, पंखुड़ी उसे धक्का देकर रोड के दूसरी साइड कर दी और वो ट्रक आगे बढ़ा और पंखुड़ी को अपने साथ उठा ले गया। वो उस ट्रक के चपेट में आते हुए काफी दूर जाकर गिरी और उसकी एक तेज चीख निकल गई। उसे इस तरह देखकर तीनों ही हैरान रह गए और आंखें फाड़े बस देखे जा रहे थे। तुषार को तो ऐसा लगा कि एक पल में उसकी सांसें रुक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और बस सन्न सा ही देखे जा रहा था। वहीं आरोही, जिया भी हैरान रह गई। एक पल में ये क्या हो गया? वो ट्रक पंखुड़ी को तेजी से उड़ाकर भाग गया। सभी दौड़ते हुए पंखुड़ी की तरफ गए, जो कि काफी दूर जाकर एक साइड पत्थरों के बीच पड़ी हुई थी। सभी उसके पास जाकर देखे तो पंखुड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। उसका सिर लगभग फट गया था और चारों तरफ से खून फैली हुई थी। ये देखकर आरोही की एक तेज चीख निकल गई। वो पंखुड़ी के पास जाकर रोने लगी। वहीं तुषार को तो जैसे होश ही नहीं था। उसी समय अचानक तुषार का फोन बजने लगा। उसको कुछ भी होश नहीं था। आरोही उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए बोली, भाई आपका मोबाइल बज रहा है। बड़ी मुश्किल से तुषार पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला, पर जैसे ही उस पर फ्लैश हो रहे नाम की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो और भी घबरा गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।